नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्क का डिफिनीशन समझा था। हमने ये समझा था रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड एनर्जी। हमने फार्मूलाज देखे वहाँ पे वर्क डन से रिलेटेड और उसके यूनिट को समझा। हमने कुछ न्यूमेरिकल भी वहाँ पे सॉल्व किए हैं। अभी तक हमने देखा था वर्क के उन केसेस के बारे में जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करती है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रही है। अब हम लोग आगे देखते हैं वर्क के अलग अलग केसेस। हमारा टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट होता है वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्यूली। जैसे कि हम लोगों ने वर्क के डिफिनीशन को समझा था, क्या कहता था हमारा वर्क का डिफिनीशन कि वर्क डन उस डायरेक्शन में होता है जहाँ पर फोर्स अप्लाइड की जा रही है। और हमने फार्मूला वहाँ पर देखा था वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट के जगह पर आप उसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इस केस में हम लोग पढ़ेंगे कि द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे क्या बात कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट हो रहा है उस एंगल पे हो रहा है जिस एंगल पर फोर्स अप्लाइड की जा रही है। एक बार आप इसको फिर से समझेंगे। यहाँ पे हमें इस केस को देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है और मूवमेंट जो हो रहा है वो किसी एंगल पे हो रहा है। वो एंगल जिस तरफ से फोर्स अप्लाइड की जा रही है। इसमें हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बच्चा है जो जिसके हाथ में एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, जिसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं OA। ये OA है, ठीक है। और ये जो है हमारा वो एक हॉरिजेंटल ग्राउंड है जिसको हम लोग OX मान लेते हैं। ये हॉरिजेंटल ग्राउंड हमारा OX है। स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो हमारा OA है। और ये जो फोर्स लग रहा है इस लड़के के थ्रू वो हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लग रहा है। और ये जो टॉय कार है ये हॉरिजेंटली मूव कर रही है आगे की तरफ। इट मीन्स कि OX के तरफ मूव कर रही है। इस बात को एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। ये जो लड़का है इसके हाथ में जो ये स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई OA है, टॉय कार से बंधी हुई है। ये स्ट्रिंग पे फोर्स जो है वो लड़के के थ्रू लगाया जा रहा है और गाड़ी जो है वो मूव कर रही है किस तरफ, OX के तरफ, जिसके कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ एक एंगल बन रहा है। इट मीन्स कि कार मूव तो कर रही है OX के तरफ, लेकिन फोर्स अप्लाइड किस तरफ से हो रहा है, किस डायरेक्शन से हो रहा है, OA के तरफ से हो रहा है। और जिसके कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। बट ऐसे केसेस जहाँ पर फोर्स अप्लाइड हो रही है लेकिन फोर्स अप्लाइड होने के कारण कुछ ना कुछ वहाँ पे एंगल भी प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम थीटा मान सकते हैं, थीटा कह लेते हैं उसको हम, है ना। वैसे केसेस में हम लोग पीछे जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, इस फार्मूले का यूज़ नहीं करते हैं। फिर से आप इस बात को समझ लेंगे कि जो केसेस अभी हमने पढ़ा जिसमें कुछ ना कुछ एंगल जो है वो बन रहा है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाइड हो रही है, वहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको और थोड़ी डिटेल में समझते हैं। We have just seen when a child pulls a toy car with a string attached to it, the car moves horizontally on the ground, but the force applied by the child is a long string in his hand making some angle with the ground. अभी जो हमने देखा कि एक बच्चा जो है एक कार को खींच रहा है एक रस्सी के थ्रू जो उस कार से जुड़ी हुई है। कार जो है वो हॉरिजेंटली मूव कर रही है ग्राउंड पर। इट मीन्स जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है चाइल्ड के थ्रू स्ट्रिंग पे वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है ग्राउंड पे, है ना। यहाँ पे हम इसको इस एग्जांपल्स के थ्रू और क्लियरली इसको हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है ओ पॉइंट पे जैसा कि आप देख रहे हैं
ओ पॉइंट पे खींची जा रही है किसी मैन के थ्रू। ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है हॉरिजेंटली ओ एक्स के थ्रू ये मूव कर रही है। यहाँ पे हमारा ओ एक्स जो है वो एक हॉरिजेंटल ग्राउंड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ओ एक्स हमारा एक हॉरिजेंटल ग्राउंड है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको एक मैन के थ्रू एक रस्सी से बंधी हुई है जिसकी लंबाई ओ ए है और इस पर एक फोर्स लग रही है। फोर्स लगने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो ओ एक्स डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि ओ से जब इसको खींचा जाता है ये एक्स तक पहुंचती है स्ट्रिंग्स के थ्रू। और यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। इट मीन्स द हॉरिजेंटल फ्लोर एंड reaches point X after covering a distance, but the force F is being applied in the direction of string। यानी कि यहाँ पे जो F है, फोर्स है हमारा, वो स्ट्रिंग के डायरेक्शन के तरफ अप्लाई की जा रही है, ओ ए की तरफ, और कुछ ना कुछ एंगल बना रही है विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ये एंगल बना रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ जो वर्क डन हो रहा है, यहाँ जो हमारा वर्क डन हो रहा है, एक मिनट, जो हमारा यहाँ पे वर्क डन हो रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट को पुल करने में, वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ एंड डिस्टेंस मूव बाय बॉडी। यानी कि डब्ल्यू जो है वो हमारा इक्वल है एफ कॉस थीटा इंटू एस। यहाँ एफ हमारा फोर्स है और यहाँ पे जो एंगल लग रहा है वो एंगल, यहाँ जो एंगल लग रहा है थीटा, वो हम उसको कॉस थीटा मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक मूव होने में जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है, जो इसके पोजीशन में चेंजेस आया है, उसको हम एस के थ्रू मान लेते हैं। थीटा जो है इज़ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। इस न्यूमेरिकल को भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहता है कि अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल फ्लोर। द स्ट्रिंग हेल्ड इन चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग की जो लंबाई है, जो इसने कार ने ट्रैवल की है, पोजीशन चेंजेस की है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कितना है, ये हमारा है 10 मीटर, ये हमारा है 10 मीटर, और ये स्ट्रिंग की लंबाई है। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का हॉरिजेंटल सरफेस से। इफ़ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड बी 5 न्यूटन, एफ की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है 5 न्यूटन। कहता है कि आप वर्क डन निकालिए उस चाइल्ड के थ्रू जिसको टॉय कार को खींचने में कितना वर्क डन लगा। इस डेटा को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि एफ हमारा दिया हुआ था 5 न्यूटन और हमारा एंगल जो था थीटा वो लग रहा था 60 डिग्री का, है ना, 60 डिग्री, 60 डिग्री ये हमारा एंगल है। डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, एस था हमारा 10 न्यूटन। यहाँ पे सिंपल सा हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है वर्क डन निकालने के लिए, जब एंगल कुछ ना कुछ बन रहा हो, एफ कॉस थीटा इंटू एस, ये हमें फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। अब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। W इज़ इक्वल टू 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू जो होता है वो हमारा, जैसा कि आप जानते होंगे कि कॉस 60 का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिवन है 0.5, है ना, और डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया 10, है ना। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 25 जूल। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस टॉपिक को। जैसे कि बॉल जो है हम मान लेते हैं वो इस तरफ मूव कर रही है
एक्स के तरफ, ओ से एक्स के तरफ मूव कर रही है, लेकिन इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तब क्या होगा हमारा फार्मूला, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई बॉल को किक किया और बॉल जो है मोशन में आ गई और वो एक्स के तरफ मूव कर रही है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तब यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा वो होगा हमारा cos 180 डिग्री। याद रखिएगा कि जब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई फोर्स लगती है तो वहाँ पे थीटा का वैल्यू जो होता है वो 180 डिग्री होता है। cos 180 डिग्री का वैल्यू हमारा -1 होता है। जब इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा। हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर W हमने ले लिया, हमारा फोर्स है ना, cos की वैल्यू जो होगी 180 डिग्री होगी, सॉरी माइनस नहीं होगा, F cos 180 इंटू S। F हमने लिख दिया, मान लेते हैं कि F फोर्स लग रहा था और cos 180 की वैल्यू हमारी -1 हो गई और S हमने यहाँ पे लगा दिया, तो W हमारा क्या रिजल्ट दे रहा है, -FS, यानी कि नेगेटिव में हमारी वैल्यू जा रही है। इसको हम शॉर्ट में फिर से एक बार समझते हैं। इट मीन्स कि जो हमारा वर्क डन हो रहा है, अलग अलग केसेस जो हमने देखे, कब हमारा वर्क डन जो है पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन हमारा निगेटिव होगा, कब वर्क डन जो हो रहा है वो हमारा ज़ीरो होगा। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे कहता है कि वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जो वर्क डन हो रहा है वो कभी पॉजिटिव हो सकता है, वो कभी निगेटिव हो सकता है, या वो कभी जीरो भी हो सकता है। वर्क डन इज़ निगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। वर्क डन की वैल्यू निगेटिव कब होगी, जिधर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है तो। वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, वो पॉजिटिव होती है जब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस तरफ ऑब्जेक्ट मोशन कर रही हो। इट मीन्स वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा जब ऑब्जेक्ट हमारा जिधर मूव कर रहा है, जिधर मोशन कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स भी लग रहा हो, तब वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। वर्क डन की वैल्यू निगेटिव कब होगी, ऑब्जेक्ट हमारा जिधर मूव कर रहा है लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, तब हमारा वर्क डन का वैल्यू निगेटिव आएगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलरली कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऊपर के तरफ यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो, तब हमारा वर्क डन का वैल्यू जो होता है वो हमारा ज़ीरो होता है। आपको इस बात को याद रखना है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है। मून कह लो या फिर कोई सैटेलाइट कह लो। द सैटेलाइट्स मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ। कोई भी सैटेलाइट जो होती है वो अपने प्लानट के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही होती है, मूव कर रही होती है। इन दिस केस द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब यहाँ जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स हमारा कौन सा है, ये फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सैटेलाइट पे लग रहा है और परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमने पीछे ही पढ़ा था कि जब हमारा 90 डिग्री एंगल बनता है तो वहाँ पर cos 90 की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है। इस वजह से हमारा टोटल वर्क डन जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पूरे एनर्जी को हम लोग बहुत ही डिटेल के साथ समझेंगे। माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से क्योंकि इस बार वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मैं कुछ अरेंजमेंट कर रहा था जिससे मैं वाइट बोर्ड के थ्रू आप लोगों को पढ़ा सकूं और बेहतर तरीके से, क्योंकि PDF में थोड़ा प्रॉब्लम होता है पढ़ाने में। इस वजह से हो सकता है कि अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसमें बोर्ड की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा, बोर्ड के हेल्प से, और काफ़ी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।